अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, हमें साथ है वसतुल्लाह खान और आज है कॉलर्स डे, यानी आपका दिन है। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं एक दफ़ा दोहरा भी देता हूं 021-233-0927 और 27 की जगह आप 29 और 30 भी डायल कर सकते हैं। मैं पहले कॉलर हैं राहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब। जी सलाम जवार खोड़ो साहब, क्या हाल है आप लोगों के? सर आप सुनाएं। अच्छा, मैं ये बात करूंगा, ये जो 11 दिन फलस्तीन पे जो कत्लेआम किया है इजरायलियों ने, कि ना वहाँ मासूम बच्चों को छोड़ा, ना मर्द ना औरतों को छोड़ा, इस सिलसिले में मैं एक चीज कहूंगा कि जी जो भी है, हमारे दुनिया तो खामोश हुई ना जो, पर जो किरदार सोशल मीडिया ने अदा किया है बिल्कुल उसके ऊपर आज हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा जी सोशल मीडिया की वजह से मुअज़्ज़ब दुनिया के ममालिक के ऊपर प्रेशर पड़ा। सही बात, वो भी ना चाहते हुए भी इसराइल को बिल्कुल करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। चले, उन्होंने इसका ख्याल किया। दूसरी चीज मैं एक बात करूंगा, आपने देखो कि आजकल कोई एक आरिफ अलवी साहब का बयान आ रहा है सोशल मीडिया पे है किसी पे, कि जी हम जो सारे इस्लामिक मुल्क हैं वो हम सिर्फ कंडेम कर सकते थे, पाकिस्तान समेत हमने कंडेम कर दिया, हम इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो जरा इसके बारे में जवाब राय दीजिए क्या है ये। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। रहील भाई, आपका पहला पॉइंट तो 100% दुरुस्त है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ इस पर पूरी एक स्टडी होनी चाहिए। दूसरी जो बात है, ये क्योंकि मैंने ये बयान नहीं देखा, ना ही मैंने सुना है, चाहे सोशल मीडिया पे या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो आपने सुना नहीं, तो जब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकती और पूरा बयान सामने नहीं आएगा, अगर बयान आया भी है तो जाहिर है कि इस पर कमेंट करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। मोहम्मद सलीम है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छी बात यह है कि मैंने आपके प्रोग्राम अपना जरा हटके में 2019 अगस्त में मैंने एक सवाल किया था और इस मसले को उठाया था कि हमारे साथ वाले हल्के में चौधरी निसार साहब ने इलेक्शन जीता था और उन्होंने हलफ नहीं उठाया। हाँ, अब उठा लिया ना सर, अब उठा रहे हैं। हमारे सेनेटर हैं इसाक डार साहब, वो भी इलेक्शन जीते हुए सर, वो अपना सेनेट की सीट जीते हुए, उसने भी वो हलफ नहीं उठाया। तो अभी हुकूमत वक्त जो सी है ये ऑर्डिनेंस ला रही है कि जिन लोगों ने वो टाइम फ्रेम मुकर्रर कर रही कि जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है और वो हलफ नहीं उठा रहे, तो उनको इसके लिए पाबंद किया जाए। अच्छा, आपको सलीम साहब अपडेट मालूम है इसका? यही बता रहा है कि कोई ऑर्डिनेंस ला रही है जी बिल्कुल जी, तो अब तो ये आपकी शिकायत दूर हो जाएगी ना। हाँ, तो ठीक है सर, लेकिन दूसरी बात यह कि क्या ही बेहतर होता कि ये रिव्यू पिटीशन जो 42 महीने पेंडिंग चली आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसके लिए भी कोई ऑर्डिनेंस तो क्या सर 20 साल यहाँ होते मुकदमा चलता है, 27 साल मुकदमा चलता है, 40-45 की तो कोई औकात ही नहीं है। 40-45 नहीं, लेकिन पता है इनकी बात वजह है, ये बात कर रहे हैं रिव्यू पेंशनर्स की, और ये बात कर रहे हैं रिव्यू पिटिशन की, जिसमें मैं मानता हूँ पूरे केस चलने में इतना ही वक्त लग जाता है, कभी कभी तो और भी लग जाता है। हाई प्रोफाइल जो जिनकी बैनर हेडलाइन बनती है उन केसेस से जान छूटे तो फिर आप छोटे गरीबों की कोई सुने ना। ये तो बात सही है। जहां तक अगर इस पे ऑर्डिनेंस आ सकती है और नहीं आ सकती, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एग्जीक्यूटिव इस पर कोशिश भी करेगी, क्योंकि फिर उसके आपको पता है फिर एक और मसला शुरू हो जाता है वहां पे। मोहम्मद फारूक साहब हैं सिब्बी से। जी वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा ये पूछना ये था कि रिसेंटली जो रमजान के में जो इंफॉर्मेशन जो महंगाई का जो तूफान आया है जी, इसमें निचले सब तबके को जो है ना जिसका बिल्कुल बेहाल कर दिया है। जी सर, तो उस पर क्या कहे गवर्नमेंट की तरफ कोई 0/0 जिसे कहते हैं, कोई मतलब कोई परवाह तक नहीं है किसी निचले तबके की कि उनका क्या हाल होगा। इतनी शदीद मतलब इतनी महंगाई है, आप देखें खासकर जो आज जरूरत की जो चीजें हैं उतनी महंगी हो गई हैं। आप मुर्गी को देख लें, आप 550 रुपए किलो तक चला गई, कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कर क्या रही है? मतलब सिर्फ नाम की ऐसी बातें हो रही है कि हमने इतनी मैशत को इतना कर दिया और हमने मैशत को ऐसे कर दिया और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। एहतसाब को क्या करेंगे? हम खाने को कुछ मिलेगा वो लोगों को तो वो सोचेंगे, एहतसाब के नारे लगा के तो कुछ मिलने से रहा। फारूक भाई, आपकी बात 100% दुरुस्त है, और अगर आप देखते हैं कम से कम जुमे का शो, तो आपको पता है कि कोई कभी तो 80% कॉल्स ही इसी मौजू पर होती हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर कोई चीज़ उन्हें डुबाएगी
तो ये चीज़ है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमें एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। सॉरी थोड़ी जल्दी ब्रेक लेनी पड़ी हमें, पीछे पता नहीं कोई तारों वारों का मसला होता है ना, फन्नी खराबी। अगले कॉलर हैं हमारे इब्राहिम नूरानी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का रिहायशी हूँ और एक यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर पढ़ाता भी हूँ। मेरे बस मेरी गुजारिशात हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, अगर जो आपका ये प्रोग्राम जो है वो सिंध हुकूमत तक पहुँच जाए तो उनसे मेरी सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे इलाके की कोई सड़क भी अब ठीक नहीं रही और बहुत बुरे हालात हैं। लिटरली गाड़ियों की ऐसी की तैसी हो चुकी है। हेलो जी हेलो जी, सुन रहे हैं सर? जी सर। तो गाड़ियों की ऐसी कचरा हर तरफ फैला हुआ है, कुत्ते भौंक रहे हैं, गटर उबल रहे हैं। तो एक तो ये कि इसका कोई थोड़ी सी कोई हमारी दाद रसी कर ले, कोई हम पे मेहरबानी कर जाए। दूसरा ये कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है एजुकेशन का, इसने सर हमें तबाह कर दिया है बिल्कुल। और जो हम पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ाने वाले को कोई पता है कि वो किसको पढ़ा रहा है, ना पढ़ने वाले को। और जो एजुकेशन का तकद्दुस है वो बिल्कुल पामाल हो चुका है। बिल्कुल सब सो रहे होते हैं, ऊँग रहे होते हैं, अपने बिस्तरों पे लेटे हुए होते हैं और ऑनलाइन जो है वो सारा सिलसिला। आपके ज़हन में कुछ है कि क्या कैसे सुधारा जाए? सर पाकिस्तान के अंदर वैसे तो खैर अभी दुनिया भर में जो भी सिस्टम है, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान में इसका कोई सोल्यूशन मेरी नज़र में मौजूद नहीं है। यही तो मसला है ना सर, कि ये जो अब देखें वो जो रोड और गटर और वगैरह, बिल्कुल आपकी बात बजाय है। और इंटरेस्टिंग बात ये कुत्ते भौंक रहे हैं। नहीं तो कुत्ते ज़ाहिर है कुत्ते भौंकेंगे, अब कुत्ते कैसे नहीं भौंकेंगे यार? यही मतलब नहीं यार, इसमें कोई मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया यार? अच्छा ये सिर्फ देखें, आप चूंकि कचरा होगा, कुत्ते होंगे, वो तो लो नॉर्थ नाज़िमाबाद में चूंकि रहते हैं, लिहाजा आपका ख्याल है कि ये मसले नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी कराची के यकसम मसाइल हैं। आप के साथ बड़ा मसावी सलूक किया जा रहा है, भले आप किसी भी इलाके में चले जाएं। तो ये पूरे कराची का, बल्कि सिर्फ सिंध के दारुल हुकूमत का नहीं है, सूबे का। चलो आई मीन ये होती है वैसे मोहम्मद नासिर, पॉजिटिव रिपोर्टिंग ये होती है। मोहम्मद नासिर साहब कहाँ से हैं? हैदराबाद से। जी नासिर साहब। हेलो सर। हेलो। अब इन्होंने नासिर बोलो हैदराबाद कॉलोनी से। जी भाई। जी सर, मैंने ये पूछना है कि खान साहब जो बड़ी मकसद है कि इतनी बातें उन्होंने की थी। हेलो जी सर, सुन रहे भाई साहब, आपने अगर टीवी खोला हुआ है तो प्लीज पहले उसे ऑफ कीजिए, उसके बाद बात कीजिए, वरना हलो में ही सारा वक्त निकल जाएगा। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ ये महंगाई पे काबू नहीं कर पाए, जो बिल्कुल एक आम आदमी के लिए अहम और जरूरी है। जी सबसे ज्यादा अहम जो है वो रोजमर्रा की अशिया जो है अहम तो है। तो उस गरीब आदमी ने किसी भी बड़ी चीज उसे क्या लेना है? हाँ, उसका तो वास्ता ही नहीं किसी भी चीज से। उसने तो रोजाना मजदूर, आप लगाएं कि एक पाव दूध में क्या होता है? 40 रुपए का दूध है जी। तो ये कैसे मकसद है कि खान साहब सर यही तो सर सबसे बड़ा मसला ही तो आजकल यही है ना सर। अभी आप ये कुछ मिनट पहले ही इनफैक्ट मोहम्मद फारूक साहब की कॉल आई सिब्बी से यही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अब क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी मेरी बात होती है मतलब गवर्नमेंट वालों से या फंक्शनरी से ऑफ रिकॉर्ड भी अगर बात करें तो उनको भी एहसास है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन एहसास है और वो भी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डैमेज। इसीलिए एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है। पॉइंट तो है वैसे। हबीब अहमद साहब हैं मुल्तान से। हसीब अहमद जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन कर दूं कि मेरा नाम हसीब अहमद है। सर हो गया है ना, क्लियर हो गया सर, हमने हसीब बोल दिया। जी, मुल्तान से बात कर रहा हूँ।
जी जी, मेरा मतलब एक क्वेश्चन है। मतलब हम लोग मुल्तान में रहते हैं, तो मुतअद्दिद जो रोड्स हैं उसमें कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह कहीं पे भी नजर नहीं आते। अच्छा, आपका भी वो क्वेटा वाला हाल है? जी जी, हाँ। बिल्कुल। मतलब रोड तो अच्छे वहाँ ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होता है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कंट्रोल तो कोई, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार खड़ा है तो वो ही कंट्रोल करेगा। अदरवाइज तो मतलब अगर बड़े बड़े रोड हैं, जाहिर है जहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार ही कंट्रोल करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो होते होंगे ना? जी जी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो उस पे मतलब है कोई, मतलब एक तो पाथ नहीं है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए कि वो क्रॉसिंग कर सके। बोसन रोड की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा कोई ट्रैफिक इशारे नहीं है। मतलब पूरा केओस है ना, जो जहाँ से आ रहा है वो वहां से आ रहा है, और फिर जाहिर है कि एक बंदे ने गलत आ गया तो फिर 4 घंटे तक आप फंस गए। ये चाह रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल्स लग जाएं, जाहिर है बड़ी मुनासिब बड़ी फरमाइश नहीं है, तो बहुत ही बुनियादी बात है। वैसे इससे मुझे एक बड़ी मजेदार चीज याद आई। मेरे ख्याल है इस पर हमने शो पे भी बात की थी। आपको याद है हम क्वेटा जब गए थे ना, तो पहला हमारा ये था कि यार एक सिग्नल कहीं नहीं नजर आ रहा, कहीं भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर, सिग्नल पूरा शहर सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। लेकिन फिर उसके बाद मुझे याद है वो जाम कमाल साहब की एक ट्वीट आई थी कि आज हमने इनॉग्रेट किया है क्वेटा का पहला ट्रैफिक सिग्नल। तो पहला नहीं, चलो जो भी है, एक मतलब तस्वीर डाली थी, तो मतलब खुशी भी हुई और थोड़ी सी फिर गमी भी हुई कि यार अब आ रहा है। ठीक है, अब्दुल वाहिद साहब। अच्छा, क्वेटा की बात की आपने, तो अब्दुल वाहिद साहब है क्वेटा से। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा से अब्दुल वाहिद साहब बोल रहा हूँ। सर कैसे आप लोग? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, गुजर रही है। फरमाएं। बहुत शुक्रिया। कॉल बहुत मुश्किलों के बाद, काफी महीनों के बाद ट्राई कर रहा था, बड़े मुश्किल से आपकी कॉल मिली है। जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी सर, बोले प्लीज। सर, मैंने एक अहम मसले की तरफ आप लोगों का रुझान बढ़ाना था। हमारे यहाँ एक पीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पीपीएचआई में। किसमें? उनका नाम अजीज अहमद जमाली साहब है। अच्छा। दरअसल नेपोटिज्म बहुत ज्यादा कर रहा है। पुराने लोगों को निकाल कर वो अपने भाइयों को और जमालियों को, जितनी भी जमाली है वो सारे उनको वहाँ पर वो एडजस्ट करवा रहे हैं। ओके। ये कौन सा इदारा है? पीपीएचआई, पीपल्स फैमिली हेल्थ इनिशिएटिव। तो वो पूरा बताए ना सर, हमें नहीं पता ना। पीपल्स फैमिली हेल्थ इनिशिएटिव ये मुशर्रफ साहब के जमाने में एक इनिशिएटिव क्रिएट हुआ था, जब उस जमाने में जहांगीर तरीन साहब जो थे इसके फाउंडर थे। ओके। फिर उसके बाद तो अब आप क्या चाहते हैं, ये जो शिकायत है इन साहब के बारे में आप कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं? सर, बात ये है कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया है, रेस्क्यू 11122 के नाम से। जी। वहाँ पर इंतहा की करप्शन हो रही है। इवन उन्होंने 80 लाख रुपए वाली वैगन जो है, जो एम्बुलेंस उन्होंने परचेज किया। आपके पास सबूत तो होंगे ना? सर, सारे सबूत सब कुछ जो है उन्हें में ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल बंदा है कि उसके ऊपर जो है हमारे सीएम साहब का हाथ है। ओके। अच्छा। जी। नहीं, नैब तब ये सेट कर देगी, ऐसी बात नहीं है। वो जिसका भी हाथ हो, नैब वाले बहुत बाख्तियार हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनते, सीएम तो। हाँ, और डेफिनेटली अगर कहीं आपने ये देखा कि पार्टी थोड़ी सी इधर उधर जा रही है, तो फिर तो 100%, फिर तो पूरा, फिर आप देखना बॉस, तुरंत न्याय। हाँ, हर जो नट एंड बोल्ट है ना एम्बुलेंस का, उसको भी नापा जाएगा कि यार ये उसके भी तुमने इसके 5 पैसे ऊपर क्यों दिए। बॉस आ जाए इधर, आप खातिर जमा रखिए। अजीम कुरैशी साहब हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर, मैं 2 सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? एक सवाल तो आपने अभी पूछ लिया ना, तो अब बस एक ही बाकी है आपके पास बॉस। सर, 2 चीजें। एक तो ये कि क्या आपके वीक में कोई एक ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जो कराची हाइट्स पे के मसले पे हो? सिर्फ कराची किसके मसले पे? क्या पानी का मसला है? अच्छा, कराची के मसले। अच्छा, बेसिकली सर कोई उसको अटेंशन नहीं देता है। वो बड़ी बॉदर है। ये फ्राइडे का प्रोग्राम इसीलिए है कि आप इस तरह के मसाइल उठाएं, इसी ही समझिए कराची के। नहीं, वैसे अगर मैं सीरियसली जवाब दूं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम डेजिग्नेट नहीं कर सकते कि किसी एक शहर को करें। उसके लिए आपको एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम चाहिए। आएगी लाहौर पे एक नहीं, वैसे पता है इस किस्म का एक प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन वो ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। जैसे एक अच्छी मैंने अब मुझे एक चैनल याद नहीं आ रहा वो सब, लेकिन वो बड़ा एंजॉय किया। मेरे मामू जान इस शो को बड़ा एंजॉय करते हैं।
घर घर या ऐसे हाँ ऐसा है, ऐसा कुछ है। बड़ा अच्छा रैप मिलता है यार आपको। अच्छा, ये सारा रिपोर्टिंग बेस्ड प्रोग्राम होता सारा है, रिपोर्टिंग बेस्ड, मतलब ठक ठक ठक। डॉक्टर हमजा हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं डॉक्टर हमजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। सर जी इशू मैं ये थोड़ा उठाना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर्स का एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्लैब टेस्ट कहते हैं। वो हम तमाम डॉक्टर्स के लिए होता है जो कि यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ओके। वो 20 मई को हमारा वो टेस्ट था। तो हुआ ये कि जब इस तरह सारे टेस्ट जो है वो पोस्टपोन हुए, कैंसिल हुए, तो हमारा टेस्ट भी उसी तरह कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब हमारे लिए इशू ये है कि जिस तरह हमारे लिए कैंसिल किया गया, पोस्टपोन नहीं किया गया, इसका मतलब यह है कि अब वो टेस्ट हम अगले साल दे सकते हैं क्योंकि इस साल के ऑलरेडी सारे टेस्ट बुक्ड हैं। सही है। जब इस बारे में हमने कंसर्न अथॉरिटी से बात की, ब्रिटिश काउंसिल से, तो हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक ये बात पहुंचे कि डॉक्टर्स, तकरीबन ये 1000 के करीब डॉक्टर्स है जिनका कैरियर का पूरा एक साल जाया हो रहा है। ओके। और इसके अंदर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके कि अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज कर दूं आपको कि आपने ब्रिटिश काउंसिल से राब्ता किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऑब्वियसली उनके पास भी इस वक्त कोई जवाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिनकी ट्रैवलिंग पे, आमदोरफ्त पे बैन लगा हुआ है। यूके में वो नहीं जा सकते, सारा निज़ाम मुअत्तल है। यहाँ भी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो एंट्री टेस्ट तो तब होंगे जब वो आने दें और उन्हें ज़रूरत हो डॉक्टरों की। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी यही सोचा होगा कि इस वक्त एंट्री टेस्ट लेने से क्या फ़ायदा, जब हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे अगले 5-6 महीने बाद, तो हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया शेड्यूल जारी करे उस वक्त के हालात के मुताबिक। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर हैं, आप अहल हैं, उन्हें हमेशा ज़रूरत रहेगी और ये टेस्ट जो है वो जिंदा रहेगा। हाँ, अगर एंटर ही नहीं हो सकते तो एंट्री टेस्ट जाहिर है क्या बनता है। और उन्हें भी नहीं पता कि कब तक होंगे हालात। बिल्कुल। शेर अफगन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका प्रोग्राम तो बड़ी दिलचस्पी से मैं देखता हूँ और वसतुल्लाह खान साहब की तो बड़ी नज़र है कराची पे। तो मेरे पास 2 तजावीज़ हैं जो मैं महंगाई के हवाले से देना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे वज़ीर आज़म साहब जी फरमाइए फरमाइए। देखिए, हमारे यहाँ चीनी की लाइन लग रही है। ये चीनी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप लाइन लगा के खड़े हो जाएं? उसकी जो मुज़र सेहत असरात है वो कोई चैनल, कोई मीडिया तजवीज़ क्या है, क्या करें चीनी का? पाबंदी लगा दे 2 दिन की मिठाई वालों पे भी, ताकि मिठाई शुगर से भी बच्चे कौम। अच्छा। सर फिर ब्लैक में मिल रही होगी, फिर क्या करोगे? नहीं, ब्लैक में क्यों मिलेगी जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लैक पे भी पाबंदी लगा दें। ब्लैक पे भी पाबंदी लगा देंगे, है ना सर? ये हो नहीं सकता। दूसरी चीज आपकी जो है वो भी आपका 130 बिक रहा है, कमिश्नर कोई नहीं इसका वो कर रहा। सर रेंजर्स भी तो हमारी टैक्स से चलती है ना, वो पाबंदी से उसको कंट्रोल कर लें दूध की कीमत को। ठीक है, बहुत आसान है ये सब, जाहिर है कि एक्सीलेंट आइडिया। और मुझे हैरत है कि कभी किसी ने कुछ किया नहीं है यार। थैंक यू साहब। ये तजवीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है कि काश मुताल्लिका मैं अभी ब्रेक में व्हाट्सएप करता हूँ। व्हाट्सएप करते हैं। हाँ ठीक, ब्रेक ले ले यार। जी अहमद खान साहब फरमाइए। सर अभी आपने कुछ देर पहले नेब के हवाले से एक बात की थी। जी कि नेब जो है बड़ा खुद मुख्तार इदारा है। जी लोरालाई अब्दुल कादिर 8 क्लर्क है जो C&W कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट में 8 क्लर्क के तौर पे काम कर रहा है। जी ठीक है। और वो इतना करप्ट है कि सर्विंग एक्सपीरियंस के दस्तखत करके जाली और करोड़ों रुपए के फंड इसने निकाले हैं। सर्विंग एक्सपीरियंस ने बावाला जो है नेब के लेटर के नेब पे जाके खुद सर्व कर रहे गवर्नमेंट का शिकायत की है कि मेरे जाली दस्तखत हो रहे हैं और करोड़ों रुपए निकाले हुए हैं। जी नेब ने और ये बंदा ऑलरेडी नेब ज़दा है और VR पे है। 2 दफा ये VR पे नेब पे वॉलंटरली रिटर्न पैसे कर चुका है। और अभी फिर इसने नेब को पैसे देकर ये लेटर नेब से केस वापस डिपार्टमेंट ट्रांसफर करवाया है। बहुत खूब। नेब को और आपके तवज्जुह से ये चीज मैं चेयरमैन नेब को पहुंचाना चाह रहा हूँ कि नेब बलूचिस्तान क्या कर रही है।
ये नेब का लेटर नंबर में हवाला दे सकता हूँ। नेब का लेटर नंबर है CBC/HW/227837 2021। तो मतलब कि आपका कहना है कि करप्शन करते हैं, फिर वो बिल्कुल कुछ पैसे वापस कर देते हैं और फिर दोबारा उहदे पे आ जाते हैं। खुद बता रहा है, सही धंधा है। प्ली बार्गेन होती है, फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा और ये कह रहे हैं 2 दफा। बहुत खूब यार। दिस इज सीरियस, दिस इज सीरियस एंड दिस इज क्रिएटिव। ये है तो अच्छा, और सिर्फ ये है कि ये जो जिन साहब का नाम ले रहे हैं वो अकेले तो नहीं हो सकते। अब जाली दस्तखत के बाद जो है वो बैंक वाले भी जाहिर है वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और फिर काउंटर साइन भी तो किसी के होते होंगे ना। सरकारी चेक कभी भी सिंगल साइन से तो नहीं होता है, जब तक कि किसी और के काउंटर साइन ना हो। तो पूरा इसका मतलब नेक्सस चल रहा है और दाली काली है सर, है ना, दाली काली। हाँ, तो नैब जो है इसको सीरियसली देखे। हाँ। हो सकता है ये आधा इसमें सच हो सकता है पूरा सच हो, लेकिन ये साहब चूंकि रेफरेंस नंबर वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज सीरियस। क्लिप बना के नैब को भेजते तो हैं कम से कम, हम इतना तो कर सकते। हाँ ठीक है। उबैदुल्ला खान हैं कोयटा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उबैदुल्ला साहब कैसे हैं आप? जनाब खैरियत से खुश हो। वसतुल्लाह खान साहब जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। बड़ी मेहरबानी सर। मैं तो बताना ही चाहूंगा कि आज कोयटा चमन में फिर धमाका हुआ है। जी। तकरीबन 6-7 बंदे शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं। जी। पता नहीं ये टेका हम लोगों ने उठाया है कि जब देखो धमाका कोयटा में, पेशावर में, पश्तूनों ने ये टेका उठाया है। और कहाँ है इंसानी हकूक के इदारे, कहाँ है हुकूमत, और हमारे जख्मी, हमारे हलाकतें, कोई किसी को परवाह ही नहीं है। पाकिस्तान की सतह पे फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वो तो हमें उस पर बहुत अफसोस है, लेकिन हमारे इस एरिया में पश्तून बेल्ट में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। हमारे साथी अली वजीर जो उनको बिठाया हुआ है 5-6 महीने से, और अभी उनका फैसला अब ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में किस इलाके में सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बलोच बेल्ट में ज़्यादा जुल्म हो रहा है, पश्तून बेल्ट में हो रहा है, केपी में हो रहा है, इंटीरियर ऑफ सिंध में हो रहा है, लेकिन हो रहा है, इतना हम आपके साथ हैं। लेकिन जाहिर है कि आप चूँकि वहाँ रहते हैं, इसलिए आपकी शिकायत और आपका दुख जो है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अगर बड़े मैप में देखें तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी जुल्म हो रहे हैं। तो बराए करम अगर इसको भी आप देखें, यकीनन आपके साथ भी हो रहा होगा। नो डाउट। मलिक नसीर पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, देखिए मलिक नसीर फ्रॉम पिंडी से जी। जी जी मेरा प्लाट है जी पिशावर रोड पर 4 कनाल का प्लाट है, 50 करोड़ का प्लाट है। ये तरीके इंसाफ के उमर तनवीर भट्ट है, उन्होंने प्लाट में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ। आज 7-7 का किराया भी आगे पिंडे पीछे प्लाट है, वो किराया भी वसूल कर रहे हैं, मुझे प्लाट वापस ही कर रहे हैं। मुख्तलिफ रोज बहाने बनाते हैं हमसे वो। अच्छा, तो आपका प्लॉट है? प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखे, उनके पोर्टल पे भी मैंने कई मैसेज किए हैं, पुलिस में भी मैसेज के लिए कोई हमारी सुनवाई नहीं की, क्योंकि वो सियासी का बंदा है, सियासी इस्तेमाल करके हमें पीछे करा तो खुद आगे हो जाता है। क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, इसलिए खुदा के लिए हमारी कुछ मदद। मलिक साहब ये आपका प्लॉट है? मेरा अपना प्लॉट है बिल्कुल। और किसने लिया हुआ है? ये उमर तनवीर भट्ट है जी, MP का तरीके इंसाफ का MP किया ये। अच्छा, और वो मतलब किराए वसूल कर रहे हैं और आपको वापस करने से इनकार कर रहे हैं, ये है मसला? इनकार कर रहे हैं जी, मुझसे बहाने बनाता है, मीटिंगें करता है, सब कुछ करता है। जब बात उनके देने की फिर अच्छा हम खोल के बताएंगे आप। ये तीनों भाइयों ने यही काम पकड़ा हुआ है पूरी पिंड में, अपने हल्के में उन्होंने ये जांच कमजोर बता देते हैं, वहाँ ये कब्जा कर लेते हैं। मेरे से नहीं और भी लोगों के घरों ने कब्जे किए हुए हैं। आज तो बड़ी जबरदस्त खुल के कसम से अंधेर नगरी, ये चौथा केस है इन द लास्ट 15 मिनट्स। तो आपने चूंकि नाम ले दिया है, लिहाजा हो सकता है कि कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी मुझे यकीन है कि आपने राब्ता किया होगा। अगर आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा है इन्होंने, तो पोर्टल पे भी ये दास्तान लिख दें अगर आपने नहीं लिखी। और हो सकता है कि ये प्रोग्राम अगर कोई देख रहा हो तो वो क्लिप भी शायद प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दे। बहरहाल उम्मीद तो यही है, तहरीक इंसाफ में इंसाफ होना चाहिए। अगर जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ होने जा रहा है तो साफ चले, शफाफ चले। साफ चले। मोहम्मद अरशद साहब को ऐसे। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे मिजाज है? बस गुजर रही है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, सान शुक्र है मालिक का। अच्छी बात, फरमाइए। फरमाना क्या है साहब, अब मैं तो ये देखता हूँ, जब भी टीवी देखता हूँ, आप लोगों की बातें सुनता हूँ, तो बात कोई समझ में नहीं आती। जो भी बात होती है ना, तकलीफ की बात होती है, दुख की बात होती है, खा वो आपकी बात हो या मेरी बात हो, किसी की भी बात हो जी। आप डेस्क के उस तरफ बैठे हुए या हम डेस्क के इस तरफ बैठे हुए बात कर रहे हो, ऐसा ही की बात होती है। पाकिस्तान आके कुछ खुशी ये होती है कि यार जहाज में बैठते हैं, अपने मुल्क में आते हैं, अपने लोगों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बेशक हमारा स्टे यहाँ पर जुज वक्ती होता है, लेकिन बहुत तकलीफ। तो आपकी मुराद पाकिस्तान के हालात से है या किस बात से? नहीं जी, मेरी मुराद आप पाकिस्तान की जिसको अशराफिया कहते हैं वो कह लें, मुक्तदर उसको कह लें, इलीट कह लें, उसको कह लें। एक्चुअली मुझे यहाँ पर आके ये महसूस ये होता है कि हम एक जी पता नहीं कौन से जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर मैं उस पाकिस्तान को देखता हूँ जो 80s का पाकिस्तान था, जी जी, जो मेरी जवानी का पाकिस्तान था, और नस्लें जो होती हैं ना वक्त के साथ सुधरती हैं। हमारी जो 80s की नस्ल थी अब वो इतनी खराब हो चुकी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे बाज़ दफा अपने आप से शर्म आती है कि यार हम लोग क्या है, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये वो सवाल है जो हम 22 करोड़ रोजाना पर जाने कितनी बार एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि हम लोग जाने कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं नींद में चल रहे हैं, मुझे कहाँ थोड़ा सा चल गिला रहे हैं। आप लोगों से भी है जो डेस्क के उस तरफ बैठते हैं, जिनकी आवाज हम सब सर गिला नहीं, हम सब कसूरवार हैं। जाहिर है कि हर एक ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक जाहिर है कि एक ऐसी बहस है जो कि मुझे तो मुस्तक़बिल करीब में ये ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इट कैन गो ऑन फॉर इयर्स यार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फ्रॉम कुवैत। डॉक्टर आयशा साहिबा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे अपने एग्जाम के बारे में बात करनी थी। जी मेरा एक एग्जाम है, उसको प्लैट कहते हैं, जो कि यूके का एग्जाम है। ये अभी एक और डॉक्टर साहब ने भी शायद इसी पर ही बात की। आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है और अब 1 साल तक कुछ नहीं हो सकता, यही है? जी यही बात है। 1 साल तक देखिए हो सकता है, अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, उसका भी हम जवाब दे चुके हैं कि ये जब तक कोविड की सूरत हाल है, पाकिस्तानियों पे जाहिर है कि बैन है, और वो जो रेड लिस्ट है यूके की उसमें उन्होंने डाला हुआ है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। हालात 5-6 महीने में अगर मामूल पे आ गए तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये चीज़ें अच्छा, इसमें दोबारा शुरू हो एक चीज़ का मैं इजाफा कर सकता हूँ डॉक्टर साहिबा कि अब जाहिर है कि ये जो प्रोग्राम है या ये जो एग्ज़ाम है, पाकिस्तान में इसको ये कहते होंगे, दूसरे ममालिक में भी ये होता होगा, राइट? तो वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ ये भी मालूम कर लें। हाँ, और जो मतलब मुल्क बैन है टू ट्रैवल टू द यूके, जैसे आई थिंक इंडिया में भी अब बैन लग गया है ना, इंडिया तो बैन लग गया है, कोई 30 के करीब मुल्क। हाँ, तो वहाँ पर भी क्या यही सूरत हाल है, या अगर हमारे यहाँ कोई एक्सेप्शनल बात हो रही है तो वो एक अलग बात है। तो ये इस पर थोड़ी सी तहकीक कर लें वो एक। हाँ, ये एक सीरियस इशू हो जाएगा। अंजुम रशीद साहब कहाँ से हैं? कराची से। अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि जो केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन है, उनकी पेंशन का बड़ा प्रॉब्लम है। आप इतना मतलब आप ये देखें कि 60 साल के जो सुपरनेशन में रिटायर होते हैं वो तो वैसे ही बूढ़े होते हैं, तो और तो इस पे 70-75 साल के लोग होते हैं, इतना बुरा हाल होता है। अच्छा, फिर कोविड की वजह से बैंक में अंदर दाखिल होने नहीं देते। जी, मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है बूढ़ी ख्वातीन, बूढ़े लोग वो इतना परेशान है कि भीख भी इससे आसानी से मिल जाती है, जो वो अपना 60 की सुपरनेशन में जाके जो उनका एक बेनिफिट है उसके लिए वो इतना परेशान है कि बस इसके लिए कुछ अगर करें कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कुछ रहम कर दे कि पूरा जो पेंशन का जो पूरा बजट है वो तो दे। अब बैंक वाले ये कहते हैं कि जो पेंशन है वो कम रिलीज होती है और लोग परेशान होते हैं। अच्छा, ठीक है, बात बजाय आप इसका जो वक्फे के बाद हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं।
वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले अंजुम साहब ने एक सवाल तो नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम सामने की केएमसी की पेंशन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक इदारे का इशू नहीं है, ये कौमी मसला हो गया है। अब बात तो ऐसी इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो कॉलर्स हैं PTCL के मुतासरीन हैं, बहुत सारे नेशनल बैंक के मुतासरीन हैं। अब ये KMC के साहब आ गए पेंशन के हवाले से। ज़्यादातर के केसेस अदालतों में हैं और अदालतें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ा रही, लोग पेंशनर्स मरते जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ महीने पहले ये भी पढ़ा था कि खुशखबरी कि अब जो है आपको अकाउंट में ऑटोमेटिकली पेंशन जमा हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि एक आध इदारे के साथ शायद ये सहूलत हुई हो, अक्रॉस द बोर्ड ऐसा नहीं हुआ। ये जो KMC के साहब जिन्होंने अपनी पेंशन की बात की, 60 साल एक आदमी रिटायर होता है, 30 साल वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दे देता है जी। और जब वो रिटायर होता है तो उसके बाद इस तरह जलील होके घूमता है ना। जलील का लफ्ज़, हाँ, हालांकि सख्त लफ्ज़ है लेकिन नहीं, ये बैठता है बहुत, यही बैठता और है बहुत ज़्यादा सख्त अच्छा अल्फाज़ हैं, इस्तेमाल नहीं कर ये सकता। हैं ही क्यों, ये जिंदा क्यों है, ये बोझ क्यों है। अच्छा, बॉटम लाइन यही है। हाँ, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी हुकूमत या कोई भी इदारा देखते हैं ना पेंशन्स का हेड बजट में, ये उनके लिए बोझ ही होता है कि यार ना दें, चलो मर के दें, दाना दाना करके दें, ख्वार करें, जलील करें, यू नो, क्योंकि क्या मिलेगा हमें इनसे। ये मेरा ख्याल है कि शायद सोच यही है। Exactly, और ये बार बार ये बात की है ना, जो आपने बात की थी ना कि पेंशनर्स मरते जाते हैं, सब चाहते ही यही है। जितने पेंशनर मरते जाएंगे, अच्छा, जो जिंदा है मसला खत्म हो जाएगा। जो जिंदा है, जाहिर है कि 30 साल में भी आप उन्हें नहीं पहचान सके कि ये 2 नंबर है या 1 नंबर है। तो इसमें क्या कबाहत है कि जब आप उन्हें लाइन में लगवा के पैसे देते हैं, कोविड के ज़माने में वो भी, एक बार उनके अकाउंट्स ले लें, लेकिन नहीं, हर महीने वेरीफाई करेंगे कि यही जर्रार खोड़ो हैं सर, उसके बाद फिर आपको पेंशन देंगे। ये हर जगह का मसला है। मुझे 20 साल हो गए एक बैंक के साथ जाते हुए। जब भी मैं कोई नए काम के लिए जाता हूँ, कहेंगे सर एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखा देंगे। मैंने कहा बॉस क्या हो गया है यार, हालांकि उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। मेरे सामने तुम्हारे 20 मैनेजर तब्दील हुए हैं यार, अभी तक तुम्हारे पास मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं आया। क्या है ये पाकिस्तान? हाँ, अटेस्ट करके 2 शनाख्ती कार्ड, क्या हो गया यार, पागल। अगला कॉलर कौन? डॉक्टर नोमान है लाहौर से। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं अभी वो पेंशनर्स की बात हो रही थी। जी। पाकिस्तान ने IT में इतनी तरक्की की है, सानिया निश्तर साहिबा हैं, एहसास प्रोग्राम में इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, और बैंकिंग सेक्टर भी बेतहाशा। नेशनल सेविंग्स में लोग पैसे जमा कराते हैं, हुकूमत को पैसे मिलते हैं, तो लेकिन फिर भी आप उधर जाके देखें, जो सारे जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, लोग जलील हो रहे हैं। तो लाइन में लगेंगे, पहले आप जमा कराएंगे, फिर वो खाते खोलेंगे, फिर वो खातों में से फिर वो निकाल के फिर वो वेरीफाई करेंगे, फिर 2 घंटे बाद आपकी बारी आएगी, फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो ये कोई मतलब इट्स अनइमेजिनेबल कि IT के इतना होते हुए भी ये किसको कुछ नहीं कर सकते। ये सही बात है डॉक्टर साहब। अगेन अभी मैं यही इनफैक्ट पिछले में भी यही बात हो रही थी, हम ज़्यादा कर नहीं सके। कोई मुश्किल नहीं है यार, आप डायरेक्ट डिपॉजिट करा लो। हाँ, बैंक के पास तो नहीं, फिर अगर जलील ना किया तो उस्तादी तो ना हुई ना। नहीं, फिर आप वो स्टाफ को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, ये कौन मसला होता है शायद। अच्छा, नेशनल सेविंग की बात नहीं कर रहा, ये अक्रॉस द बोर्ड का इशू है ना। और वो जो खाते जो हैं, जो बता रहे हैं डॉक्टर नोमान, वो आपको 50s और 60s की ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में होटल के काउंटर पे जो मिलते थे ना, वो आज तक जी सेविंग के दफातर में अक्सर दफातर में आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी। एक तरह से अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना ये रिवाज है लिविंग म्यूजियम्स का, कि आप इस घर में दाखिल हो, आपको पता लगेगा कि 18वीं सदी में लोग कैसे रसीदी टिकट लगेगा, अंगूठा लगेगा। अच्छा, अंगूठे की मुझे कभी समझ नहीं आई, क्योंकि कौन वेरीफाई कर सकता है यार ये मेरा अंगूठा है, आपका अंगूठा है। मुझे बात बताओ, क्योंकि वो तो बेसिकली एक ब्लू डॉट होता है ना यार, आप कोई भी लगा दो, कौन तो अगर फिंगरप्रिंट एनालिसिस करता है हमारे। अगर कंप्यूटराइज्ड हो गया तो फिर अच्छा बात चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई, जैसे पंजाब में पटवारी सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया था, लेकिन अब दोबारा उन्होंने कहा है नहीं, इसको जो है इसमें कहीं पटवारी फिट किए जाएं। नहीं, अभी देखें अगेन थोड़ा सा एक ह्यूमन एलिमेंट और एक कंप्यूटराइजेशन करें, मुझे कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन
एनीवे आई मीन जो भी है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ही फायदा होना चाहिए ना। आज डॉक्टर माशाल्लाह बहुत आज तो पूरा अस्पताल खोला हुआ है। अमजद शमीम अब्बासी हैं मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जरार खोड़ू साहब, आप मेरी बड़ी पसंदीदा पर्सनैलिटी हैं। बहुत मेहरबानी जी। मैं साबिक 42 साल से मैं अमेरिका में हूँ। ओके। और मुल्तान में मेरी रिहाइश है। मेरी कुछ वरासती जायदाद है मुजफ्फरगढ़ में, और कुछ हलाल की कमाई से, मेहनत की कमाई से मैंने बुरे वाला में कुछ रकबा खरीदा था। ठीक। दोनों जगहों पर रकबे पर कब्जा माफिया ने नाजायज कब्जे, पता था यही होने वाला है यहाँ पे। और मैं अपना प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर यहाँ से ओवरसीज के थ्रू भी दरखास्तें भेज चुका हूँ। मैं पाकिस्तान आया था और यहाँ से अब मैं वापस जा रहा हूँ। 2 साल मैं कोशिश करके नाकाम होकर जा रहा हूँ। डीसी के पास जाती है दरखास्त। वो जो माफिया, पटवारी माफिया है, जो कब्जा गैंग का राइट एंड लेफ्ट हैंड है सर, वो कुछ होने नहीं देता। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इमरान खान के डार्लिंग हैं। हाँ नहीं, इमरान खान रोजाना हर तकरीर में इनका जिक्र जरूर करते हैं, फॉरेन ऑफिस को भी डांट डपट करते हैं, सब है। लेकिन ये ओवरसीज आदमी जो है ये अपनी दास्तान सुना रहा है। सुन ले किस तरह, सुन ले। कोई तो सुन ले। कोई तो सुन ले। कोई पाकिस्तान आकर भी 2-3 मरतबा अपना प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर अपनी दरखास्तें भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 साल के बाद जी आप फरमा चुके हैं। बिल्कुल सही है। अफसोसनाक सूरत हाल है ये डॉक्टर साहब। हम और ये उस तबके के लिए है जिसका को प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा याद रखते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी। उनके साथ ये हो रहा है। नहीं बिल्कुल, आप आए, आप इन्वेस्ट करें। हाँ, इन्वेस्ट करें, और ताकि माफिया उसका ताकि कोई आके उठा के ले जाए। कराची से कौन है अभी? अब्दुल मजीद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपका प्रोग्राम भी देखता हूँ, खोड़ा साहब और उसमें साहब। मेरा ये सवाल जनरल है, ये अदालती निजाम के हिसाब से। मैं ये कहता हूँ कि ये आजकल जब से कोविड चला है, तो ये जो हम तो पेंशनर हैं, ये हमारा एक पेंशन के केस है, तो वो क्या होता है कि डेट आती है और फिर 2-3 महीने और फिर वो खुद ब खुद डिस्चार्ज भी हो जाती है। जी सर। 3 महीने 4 महीने इंतजार करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, ये हमारा सिस्टम बड़े लोगों के लिए तो रोजाना डेट लग जाती है, हमारे लोगों, छोटे लोगों के क्यों नहीं लगती? इसके लिए कोई सद्देबाब हो जाए तो बड़ी इनायत होगी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने मेरे पास भी को 5 SMS हैं। एक केस चल रहा है, वो होता है, आ जाता है ऐसे, डिस्चार्ज हो गया। क्या यार, बस कुछ नहीं कर सकते, शर्मिंदगी होती है। इजाजत मांगते। मेरा ख्याल है प्रोग्राम, मेरा ख्याल है बस अब बहुत ही हो गया है, कर लो, करते। आज के लिए इतना ही जी। और उम्मीद है कि ओवर द वीकेंड आपकी किसी जायदाद या प्लॉट पर कब्जा नहीं होगा। अगर हो गया तो अगले जुमे कॉल करके बता देना। खुदा हाफिज़।